Hello everyone, welcome to Crystal Commerce Classes, Learning that Influences You by Avneet Kaur. And today we will study macroeconomics. आज ये macroeconomics की पहली क्लास है और आज हम पढ़ेंगे macroeconomics का चैप्टर नंबर 1. So let's start the class. Macroeconomics. Macroeconomics पढ़ने से पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि this is difference between microeconomics and macroeconomics. माइक्रो जो आप क्लास 11th में पढ़ते हो वो आप डील करते हो स्मॉल लेवल से. जब हम इंडिविजुअल लेवल पे बात करते हैं कि कैसे एक इंडस्ट्री ग्रो कर रही है, कैसे कंज्यूमर का बिहेवियर कैसे इफेक्ट करता है डिमांड में, हम उसमें पढ़ते हैं कि कैसे कॉस्ट, टोटल कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट कैलकुलेट किया जाता है. हम माइक्रो लेवल में ये सब पढ़ते हैं कि पर्टिकुलर प्रोडक्ट की डिमांड कैसे मार्केट में आती है. जब हम मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात करते हैं तो हम बात करते हैं एग्रीगेट. ठीक है, ये बेसिक डिफरेंस है माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स का. तो लेट्स स्टार्ट द क्लास की देखते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या है. मैक्रो इकोनॉमिक्स इज द स्टडी है ऑफ एग्रीगेट्स ऑफ द इकोनॉमिक सिस्टम. हम अपनी इकोनॉमिक सिस्टम को जब एग्रीगेट में साथ में स्टडी करते हैं, इसका मतलब क्या होता है, हम मैक्रो लेवल की स्टडी कर रहे हैं. Aggregates of the economic refers to macroeconomic variables or the variables which represent the economy as a whole. हम economic refers to, अब यहाँ बात आती है एग्रीगेट्स ऑफ द जो इकोनॉमिक है वो बताता है कि जो भी मैक्रो इकोनॉमी के वेरिएबल्स हैं या ऐसे वेरिएबल्स जो हमारी इकोनॉमी को एज अ होल इफेक्ट कर रहे हैं. इसका मतलब ये कि हम उन सब चीजों के बारे में, हमारी पूरी इकोनॉमिक सिस्टम को हम एक अम्ब्रेला के अंदर जब देखते हैं कि टोटल कितना एग्रीगेट में कंजम्पशन हुआ हमारी कंट्री में एक अकाउंटिंग ईयर में, कितनी टोटल डिमांड हुई पूरे प्रोडक्ट्स की एक अकाउंटिंग ईयर में, जब हम एक साल के अंदर का पूरी इकोनॉमी का देखते हैं कि फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इंडिया का एग्जाम्पल लेके चलते हैं यहाँ पे कि इंडिया में टोटलिटी में क्या क्या मैक्रो इकोनॉमिक लेवल की स्टडी करेगी पूरी एक कंट्री इंडिया की, और पर्टिकुलर किसी इंडस्ट्री की मैं बात करूंगी तो वो माइक्रो लेवल है. पर मैक्रो इकोनॉमिक्स की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो हम ये बात कर रहे हैं यहाँ पे कि हम ऐसे फैक्टर्स, ऐसे वेरिएबल्स की स्टडी करते हैं जो हमारी इकोनॉमी को एज अ होल टोटलिटी को इफेक्ट करता है. जब हम टोटलिटी की बात कर रहे हैं तो हम किसकी बात कर रहे हैं, मैक्रो इकोनॉमिक्स की. अब यहाँ पे देखो जैसे एग्जाम्पल में दिया हुआ है एग्रीगेट कंजम्पशन, एग्रीगेट इन्वेस्टमेंट, एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई, डोमेस्टिक इनकम. इन टर्मिनोलॉजीज को पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए. आपको इन सब का मतलब पता होना चाहिए, तभी आप आगे, क्योंकि जब आप चैप्टर्स आगे हम सेकेंड, थर्ड, फोर्थ फर्दर चैप्टर्स से पढ़ेंगे आगे, तो इन वर्ड्स का बहुत यूज होने वाला है. तो यू शुड नो कि इनका क्या मीनिंग है, क्या सेंस बनता है और इसको हम किस तरीके से अप्लाई करते हैं इकोनॉमिक्स में. सबसे पहले आप इसको नोट कर लीजिए, फिर हम इन 5 टर्म्स के बारे में पढ़ेंगे, इन टर्मिनोलॉजीज के बारे में. पहले आप इसको नोट कर लीजिए. आई होप आपने लिख लिया होगा. अब हम आते हैं पॉइंट्स पे, एग्रीगेट कंजम्पशन पे. ठीक है, एग्रीगेट कंजम्पशन क्या कह रहा है, कंजम्पशन ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज इन द इकोनॉमी इन एन अकाउंटिंग ईयर. कितना कंजम्पशन हमारे गुड्स एंड सर्विसेज का हुआ है एक अकाउंटिंग ईयर में, एक साल के अंदर हमारी कंट्री में टोटल कितनी गुड्स एंड सर्विसेज का कंजम्पशन हुआ है हमारी इकोनॉमी में, इसकी स्टडी करते हैं तो हम क्या बोलते हैं, इसका मतलब क्या है, एग्रीगेट कंजम्पशन. एग्रीगेट कंजम्पशन का मतलब होता है कि कंजम्पशन ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज इन द इकोनॉमी इन एन अकाउंटिंग ईयर. एक साल के अंदर कितना टोटल कंजम्पशन गुड्स एंड सर्विसेज का हुआ है. फिर है नेक्स्ट एग्रीगेट इन्वेस्टमेंट, एक्सपेंडिचर बाय ऑल द प्रोड्यूसर्स इन एन इकोनॉमी on the purchase of such goods which add to their stock of capital during the year. हमने कितना एक्सपेंडिचर, कितना पैसा लगाया, कितना एक्सपेंस आया है प्रोड्यूसर का, एक्सपेंडिचर बाय ऑल द प्रोड्यूसर्स, सारे प्रोड्यूसर्स ने मिलकर कितना एक्सपेंस लगाया है इकोनॉमी में ऑन द परचेज ऑफ सच गुड्स which add to their stock of capital during the year. मतलब प्रोड्यूसर्स जितने भी हैं उन्होंने, टोटल प्रोड्यूसर्स ने मिलके कितना एक्सपेंस लगाया है आप उस गुड्स पे जो उनकी कैपिटल स्टॉक वैल्यू को ऐड करते हैं. सच गुड्स विच ऐड टू देयर स्टॉक ऑफ कैपिटल, मतलब उन्होंने अपना
फैक्ट्री में, फॉर एग्जाम्पल एक फैक्ट्री में अगर एक्सपेंसेस कितना प्रोड्यूसर लगा रहा है, मान लो 10,000 रुपीज एक्सपेंस किए हैं गुड्स पे, जो उनकी स्टॉक ऑफ कैपिटल को बढ़ाएंगे, यानी कि उनका स्टॉक इंक्रीज करेगा ताकि वो आगे और प्रोड्यूस कर सके। वो ऐसे एक्सपेंसेस में पैसा खर्च कर रहे हैं, इन्वेस्ट कर रहे हैं, जिससे उनका प्रोडक्शन लेवल और वो गुड्स एंड सर्विसेज को इनहांस कर सके, तभी तो मार्केट में डिमांड एंड सप्लाई को फुलफिल कर पाएंगे। तो इन्वेस्टमेंट क्या बता रहे हैं कि उनकी वो कितना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, एक तरीके से ये समझो लेमन लैंग्वेज में कि वो कितना प्रोड्यूसर्स पैसा इन्वेस्ट कर पा रहे हैं उन गुड्स पे, जिससे उनकी स्टॉक ऑफ कैपिटल बढ़ जाए, जिससे उनका स्टॉक जो है वो बढ़ जाए। एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट डिमांड का मतलब है टोटल एक्सपेंडिचर ऑन द परचेज ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज इन द इकोनॉमी इन एन अकाउंटिंग ईयर। कितना एक्सपेंस किया गया है ताकि हम परचेज कर पाए सारे गुड्स एंड सर्विसेज जो एक अकाउंटिंग ईयर में अवेलेबल है हमारे पास। एग्रीगेट डिमांड का मतलब है कि टोटल एक्सपेंडिचर, टोटल कितना एक्सपेंस हम कर पाए, टोटल कितना एक्सपेंस गया है ताकि मार्केट में गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोवाइड किया जा सके एक अकाउंटिंग ईयर में। फिर है लास्ट हमारा एग्रीगेट सप्लाई। एग्रीगेट सप्लाई कहती है टोटल प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन द इकोनॉमी ड्यूरिंग द ईयर। कितना प्रोडक्शन हुआ है, प्रोडक्शन होगा तभी तो गुड्स एंड सर्विसेज की सप्लाई होगी। अगर जॉब्स होंगी, इंस्टीट्यूशंस होंगे, तो ही हम सर्विसेज रेंडर कर पाएंगे, और गुड्स फैक्ट्रीज होंगी, इंडस्ट्रीज होगी, तो ही हम गुड्स प्रोड्यूस कर पाएंगे। ठीक है, तो टोटल कितना प्रोडक्शन गुड्स एंड सर्विसेज का एक अकाउंटिंग ईयर में हुआ है, उसका मतलब क्या है, वो बात कर रहे हैं एग्रीगेट सप्लाई। सप्लाई हम तभी कर पाएंगे जब उसका प्रोडक्शन होगा। तो ये 4 टर्मिनोलॉजीज जो थी बहुत इंपॉर्टेंट है, और आगे आने वाली ये पूरी माइक्रो इकोनॉमिक्स इन्हीं कंसेप्ट में, इन्हीं टर्मिनोलॉजीज पे डील करेगी। एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई, एग्रीगेट इनकम, एग्रीगेट कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट, और आगे जैसे जैसे हम फर्दर पढ़ेंगे तो जो भी नई टर्मिनोलॉजीज आएंगी मैं आपको एक्सप्लेन करती चलूंगी। आई होप आपको ये टॉपिक समझ आया हो कि एग्रीगेट कंजम्पशन, एग्रीगेट इन्वेस्टमेंट, एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई, ये 4 टर्मिनोलॉजीज बहुत इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज हैं। इसको ध्यान से समझिए। कंजम्पशन कह रहा है कि कितना एक साल के अंदर गुड्स एंड सर्विसेज को कंज्यूम किया गया है, वो बताता है एग्रीगेट कंजम्पशन। एग्रीगेट इन्वेस्टमेंट बताता है कि प्रोड्यूसर ने कितना एक्सपेंडिचर किया है, एक्सपेंडिचर यानी कि उन्होंने कितना पैसा लगाया, कितना एक्सपेंस इन्वेस्ट कर रही हूँ मैं, तो कहीं ना कहीं मेरे बिजनेस पर्पज से तो मेरा एक्सपेंस ही हो गया है ना, जब तक मुझे उससे रिटर्न नहीं मिलेगा। तो एक्सपेंडिचर कितना प्रोड्यूसर कर रहा है इकोनॉमी में ताकि वो परचेज कर पाए गुड्स एंड सर्विसेज को, जो उसकी स्टॉक ऑफ कैपिटल में इंक्रीज लाता है, जो उसकी स्टॉक ऑफ कैपिटल की वैल्यू को बढ़ाता है। एग्रीगेट डिमांड कहती है कि टोटल एक्सपेंडिचर जो भी हमने परचेज किए गुड्स एंड सर्विसेज एक अकाउंटिंग ईयर में, डिमांड जो भी आई है उसे क्या बोलते हैं, एग्रीगेट डिमांड। कि एक अकाउंटिंग ईयर में, इकोनॉमी में एक साल के अंदर कितना टोटल एक्सपेंडिचर किया गया, टोटल कितना खर्चा किया गया है ताकि डिमांड्स को फुलफिल कर पाए, गुड्स एंड सर्विसेज जो भी हमने परचेज किए उसकी डिमांड मार्केट में हो। एग्रीगेट सप्लाई कहता है कि टोटल प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, कितना टोटल प्रोडक्शन हुआ है गुड्स एंड सर्विसेज का एक अकाउंटिंग ईयर में, ये बताते हैं हमें एग्रीगेट सप्लाई। आई होप आपको ये 4 पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे, पहले आप इसको नोट कर लीजिए, फिर हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। अभी हमने पढ़ा मैक्रो इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन, और फिर एग्रीगेट डिमांड क्या होती है, एग्रीगेट सप्लाई, कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट से पढ़ा हमने वहाँ पे देखा कि हर जगह बात हो रही गुड्स एंड सर्विसेज की। तो बात आती है कि गुड्स क्या होते हैं, आप सबको पता है। यहाँ पे हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ गुड्स, कितने तरीके के गुड्स मार्केट में अवेलेबल है जिसके बारे में हम बात करते हैं, कैसे गुड्स के बारे में बात करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हो मैंने यहाँ पे मेंशन किया है फाइनल गुड्स, इंटीग्रेटेड गुड्स, कैपिटल गुड्स एंड कंज्यूमर गुड्स। 4 तरीके के गुड्स एक इकोनॉमी में पाए जाते हैं। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ गुड्स, दैट इज फाइनल गुड्स, इंटरमीडिएट गुड्स, कैपिटल गुड्स एंड कंज्यूमर गुड्स। ठीक है, आज हम बात करेंगे 2 की, दैट इज फाइनल गुड्स एंड इंटरमीडिएट गुड्स। नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे कैपिटल गुड्स एंड कंज्यूमर गुड्स की।
फाइनल गुड्स और इंटरमीडिएट गुड्स हों, चाहिए चारों ऑब्वियसली बहुत इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज हैं, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जिसके बारे में पूरी माइक्रो इकोनॉमिक्स में डील किया जाता है। तो बहुत आराम से इस टॉपिक को पढ़िए, समझिए, और कोई भी डाउट आ रहा है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं मुझसे। इंस्टाग्राम पे फॉलो करिए, वहाँ पे पूछिए, चाहे फेसबुक पे, कहीं भी किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में आप मुझसे अपने डाउट्स को, अपने क्वेश्चंस को, अपनी क्वेरीज को क्लियर कर सकते हैं। So let's start the topic. Final goods. These are those goods which have crossed the boundary line of production and are ready for use by their final consumers. ऐसे goods की यहाँ बात कर रहे हैं जो goods ने बाउंड्री क्रॉस कर ली है अपने प्रोडक्शन की, अब वो कंज्यूमर यूज कर सकता है। मतलब अगर सिंपल लैंग्वेज में आपको समझाऊं तो मैं ये कहना चाह रही हूँ कि फाइनल गुड्स वो गुड्स होते हैं जिनका प्रॉपर प्रोडक्शन कंप्लीट हो चुका है, अब वो रेडी है कि कंज्यूमर्स उनको कंज्यूम कर लें, उनको बाय कर लें, उनको परचेज कर लें। कंज्यूमर के लिए वो गुड्स रेडी है। फॉर एग्जाम्पल ये मार्कर रेडी है, इसके लिए फाइनल कंज्यूमर कौन है? हम हैं, आप हैं, टीचर्स हैं, स्टूडेंट। अगर मैं एक बिस्किट फैक्ट्री की बात करूं तो जो बिस्किट है वो भी अगर पैक होके किसी फैक्ट्री से डिस्पैच हो रहा है तो वो क्या है? वो भी कंज्यूमर के लिए रेडी है, उसके आगे कोई फर्दर प्रोडक्शन नहीं होना है। क्लॉथ, एक शर्ट किसी फैक्ट्री में बनी है तो वो जो क्लॉथ से शर्ट बनी, वो शर्ट जो फैक्ट्री से डिस्पैच हो रही है तो वो रेडी है कि अब वो फाइनल कंज्यूमर के लिए आप सीधे जाइए रिटेल शॉप से, आप परचेज कीजिए अपनी शर्ट and you can wear it. आगे आपको कुछ और करने की जरूरत नहीं है। तो ऐसे गुड्स जिन्होंने अपनी प्रोडक्शन की बाउंड्री लाइन को क्रॉस कर दिया है और वो रेडी है कि यूज कर सके फाइनल यूजर्स। फाइनल यूजर्स कौन होते हैं? कंज्यूमर्स होते हैं। बट यहाँ पे आप देखो फाइनल यूजर्स इकोनॉमिक टर्म्स में हम जब बात करते हैं तो दो तरीके के होते हैं। कौन कौन होता है? कंज्यूमर्स एंड प्रोड्यूसर्स। पहले हो गए कंज्यूमर, दूसरा नंबर पे हो गए प्रोड्यूसर्स। कैसे? कंज्यूमर्स में एग्जांपल देखिए, ब्रेड एंड बटर, आप कुछ भी लिख सकते हैं, कोल्ड ड्रिंक, चिप्स, जितने भी खाने के आइटम्स हैं, क्लॉथ है, ये सब किसके लिए है? हम नॉर्मल सब पब्लिक के लिए हैं, हम कंज्यूमर्स के लिए कि हम इसको परचेज कर सकते हैं, हमारे लिए ये गुड्स रेडी, हम इसको यूज कर सकते हैं। प्रोड्यूसर पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम फाइनल यूजर्स देखें तो इसका एग्जाम्पल आता है ट्रैक्टर्स एंड हार्वेस्टर्स, जो कि फार्मर्स यूज कर सकते हैं, हम सबके लिए नहीं है। एक टीचर के लिए ट्रैक्टर और हार्वेस्टर की कोई जरूरत नहीं है, एक स्टूडेंट के लिए कोई जरूरत नहीं है, एक हेल्थ डिपार्टमेंट में कोई डॉक्टर है उसको कोई जरूरत नहीं है, कोई एम्प्लॉय है कहीं पे किसी कंपनी में, उसके लिए भी कोई जरूरत की चीज नहीं है। ये किसके लिए? फार्मर्स के लिए। तो मतलब इसे डिफरेंट टाइप्स ऑफ गुड्स जो भी प्रोड्यूस्ड हो रहे हैं, जिन्होंने अपनी फाइनल लेवल पर है, जिन्होंने उस प्रोडक्शन की बाउंड्री लाइन को क्रॉस कर दिया, अब वो फर्दर प्रोडक्शन के लिए यूज में नहीं है, अब वो गुड्स डायरेक्ट कंज्यूमर की यूज के लिए है। चाहे वो कोई स्पेसिफिक हार्वेस्टर जैसा चीजें हों जो फार्मर्स ही यूज कर सकते हैं, या स्टेथोस्कोप जैसी चीजें हों जो सिर्फ डॉक्टर यूज कर सकते हैं, या तो और ब्रेड, बटर, क्लॉथ, कोई भी फूड आइटम्स है, ये सब क्या है? ये सब हर एक कंज्यूमर के लिए है। तो क्या बात समझ में आई कि ऐसे गुड्स जो एक साल के अंदर प्रोड्यूस्ड हो रहे हैं और वो गुड्स ने अपनी बाउंड्री लाइन क्रॉस कर दी है प्रोडक्शन की, अब उसकी आगे उसको में कुछ भी आप नहीं कर सकते हो चेंज, अब वो फाइनल कंज्यूमर के लिए रेडी है, सीधे कंज्यूमर उसको बाय करेगा एंड यूज करेगा। तो ऐसे गुड्स को हम क्या बोलते हैं? फाइनल गुड्स। और फाइनल गुड्स के जो फाइनल यूजर्स होते हैं वो कौन? जैसे कंज्यूमर और प्रोड्यूसर, मेनली दो तरीके की हम यहाँ बात करते हैं। कंज्यूमर का एग्जाम्पल हो गया ब्रेड एंड बटर, और प्रोड्यूसर का हो गया ट्रैक्टर्स एंड हार्वेस्टर्स, क्योंकि ट्रैक्टर्स और हार्वेस्टर के थ्रू आप फर्दर प्रोडक्शन भी करोगे ना। फार्मर्स इनके यूज से गेहूं और ये सब वीट्स, इन सब का उत्पादन होगा। दे विल ग्रो द फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, व्हीट, पल्सेस, तो ये सब चीजें जब होंगी तो ये फार्मर्स यूज करेंगे आगे प्रोड्यूस करने के लिए, ठीक है। तो ये प्रोड्यूसर पॉइंट्स के व्यू के हिसाब से भी फाइनल गुड्स है, और कंज्यूमर गुड्स के हिसाब से भी ये ब्रेड एंड बटर क्या है? फाइनल गुड्स है। तो फाइनल गुड्स वो गुड्स होते हैं जिनका आगे कोई फर्दर प्रोडक्शन नहीं होता, वो अपनी बाउंड्री लाइन क्रॉस कर चुके हैं प्रोडक्शन की, अब वो रेडी है, चाहे वो कंज्यूमर गुड्स हो चाहे वो प्रोड्यूसर गुड्स हो, पर वो आगे अब उसका कोई प्रोडक्शन नहीं होगा।
आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर हो कि फाइनल गुड्स क्या होते हैं। आगे और हम डिटेल में अभी इसको पढ़ेंगे। अभी आप पहले इसको नोट कर लीजिए कि फाइनल, पहले ही चारों पॉइंट्स भी नोट कर लीजिएगा और फिर फाइनल गुड्स क्या होते हैं, कंज्यूमर गुड्स है, प्रोड्यूसर गुड्स, इसको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट पॉइंट जो है हमारा वो है इंटरमीडिएट गुड्स। तो इंटरमीडिएट गुड्स आर दोज गुड्स व्हिच आर विदिन द बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन, वैल्यू इज येट नॉट रेडी फॉर यूज बाय देयर फाइनल यूजर्स। अगर इंटरमीडिएट गुड्स वो गुड्स होते हैं जो अभी भी बाउंड्री लाइन के अंडर है, यानी कि प्रोडक्शन प्रोसेस के अंडर है, बाउंड्री लाइन उन्होंने क्रॉस नहीं की है प्रोडक्शन की, और जो भी वैल्यू है वो नहीं रेडी है कि वो फाइनल यूजर्स यूज कर सके, यानी कि उन्हें अभी इतना प्रोडक्ट प्रॉपर वो फाइनल कंज्यूमर गुड्स में कन्वर्ट नहीं हुए हैं, वो गुड्स अभी भी प्रोडक्शन प्रोसेस के अंडर हैं और उनमें कुछ वैल्यू ऐड होना बाकी है ताकि वो फाइनल कंज्यूमर्स के लिए रेडी हो सके, ताकि वो फर्दर प्रोसेसिंग अभी उसकी होनी बाकी है। फिर से समझाती हूँ आपको, इंटरमीडिएट गुड्स आर दोज गुड्स जिन्होंने अभी तक अपनी बाउंड्री ऑफ प्रोडक्शन लाइन को कंप्लीट नहीं किया है, अभी भी वो प्रोडक्शन प्रोसेस के अंडर हैं, अभी भी उनमें कुछ वैल्यू ऐड होना बाकी है। ऐसे गुड्स होते हैं हमारे इंटरमीडिएट गुड्स। अगर मैं अदर स्टेटमेंट की फॉर्म में बोलूं तो मैं कहूंगी इंटरमीडिएट गुड्स आर दोज गुड्स व्हिच आर परचेज्ड बाय वन फर्म from the other for purpose of resale or using them as a raw material। ऐसे गुड्स जो एक इंडस्ट्री प्रोड्यूस तो कर रही है पर फाइनल कंज्यूमर के लिए भी वो प्रोडक्ट रेडी नहीं है, वो प्रोडक्ट अभी या तो दूसरी फर्म को सेल होगा, दो पर्पज से होगा, या तो उसको उसमें कुछ वैल्यू ऐड करके रीसेल करेंगे या वो उस प्रोडक्ट को एज अ रॉ मटेरियल यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल कॉटन से आप थ्रेड बन रही है किसी फैक्ट्री में, फिर नेक्स्ट फैक्ट्री में उसको सेल किया जा रहा है फर्दर प्रोसेसिंग ताकि वो एक प्रॉपर क्लॉथ के फॉर्म में आ सके। तो क्या हो रहा है कि एक फैक्ट्री के लिए तो वो फाइनल गुड्स है कि उन्होंने थ्रेड कंप्लीट किया, दूसरे फैक्ट्री के लिए वो अभी एज अ रॉ मटेरियल यूज कर रहे हैं उसको ताकि वो फर्दर प्रोसेसिंग से एक क्लॉथ बना सके। फॉर एग्जाम्पल कि अगर कोई कारपेंटर वुड खरीद के ला रहा है और उसको उसने कन्वर्ट किया एक चेयर में, तो चेयर एक फाइनल गुड है जो कि कंज्यूमर्स के लिए रेडी है, पर वुड जो है वो एक रॉ मटेरियल की तरह यूज होगा उस कारपेंटर के लिए, क्योंकि वो एक किसी टिम्बर मर्चेंट से लेकर आया है। तो ये गुड्स जो ऐसे गुड्स जो कि किसी फैक्ट्री में प्रोड्यूस्ड हो रहे हैं पर उसको वो प्रॉपरली किसी कंज्यूमर के लिए रेडी नहीं है यूज करने के लिए अभी तक, क्योंकि उनमें कुछ वैल्यू ऐड होना बाकी है, फिर वो जाके जब दूसरी फैक्ट्री में वो फर्दर प्रोसेसिंग के बाद जब वो गुड्स रेडी होते हैं तो वो एक फाइनल गुड्स में कन्वर्ट होते हैं। तो इंटरमीडिएट गुड्स वो गुड्स हैं जिनका प्रोडक्शन अभी प्रॉपरली पूरा फाइनल यूजर्स के लिए कंप्लीट नहीं हुआ है, उसको या तो रीसेल किया जाएगा या फिर वो किसी अदर फैक्ट्री में कि कोई अदर फर्म जब उसको परचेज करेगी तो उसकी फर्दर प्रोसेसिंग करेगी ताकि वो फाइनल गुड्स में कन्वर्ट कर सके। तो ऐसे गुड्स को हम क्या बोलते हैं, इंटरमीडिएट गुड्स। अब जब बात इसकी आ रही है तो हमें एक चीज समझ आई कि अगर मैं वुड, कोई कारपेंटर है जो वुड परचेज करके लाया, उसको कन्वर्ट कर दिया उसने किसमें, चेयर में, तो जब उसने कन्वर्ट किया चेयर में तो चेयर में भी वुड की वैल्यू ऐड हो गई, और वुड जब टिम्बर मर्चेंट से लाए तो वहां पे भी उसने वैल्यू को ऐड किया। तो इससे समझ आ रहा है कि यहाँ पे वुड का डबल ट्रांजैक्शन हो गया, यानी कि डबल एंट्री हो गई, डबल इफेक्ट आ गया उस वैल्यू का, डबल वैल्यू ऐड। ठीक है, वुड की भी वैल्यू ऐड हो रही है, चेयर में भी वुड की वैल्यू ऐड हो रही है। तो जब डबल वैल्यू ऐड हो रही है तो जिससे क्या होगा, नेशनल इनकम कैलकुलेट करने में हमें प्रॉब्लम आएगी। तो हमेशा फाइनल गुड्स, इस बात को याद रखिएगा, जो फाइनल गुड्स होते हैं जो डायरेक्ट रेडी है और जब वो फैक्ट्री से डिस्पैच हुए इंडस्ट्री से तो डायरेक्ट कंज्यूमर तक ही पहुंचेंगे, उसमें कोई फर्दर वैल्यू एडिशन नहीं है। तो ऐसे गुड्स को हम जब हम नेशनल इनकम कैलकुलेट करते हैं तो हम हमेशा फाइनल गुड्स को प्रेफरेंस देते हैं, इंटरमीडिएट गुड्स को हम प्रेफरेंस नहीं देते हैं, क्योंकि डबल वैल्यू ऐड हो जाती है। क्योंकि जब वो इंटरमीडिएट गुड है फिर जब वो फाइनल गुड में कन्वर्ट होगा तो भी उसमें उसकी वैल्यू इंक्लूडेड होती है। इसलिए हमेशा हम फाइनल गुड्स को
की वैल्यू को ही कंसिडर करते हैं जब हम नेशनल इनकम को कैलकुलेट करते हैं। और इंटरमीडिएट गुड्स वो गुड्स होते हैं जिनका अभी फर्दर प्रोडक्शन होना बाकी है, उसमें वैल्यू ऐड होना बाकी, और वो गुड्स अभी फाइनल कंज्यूमर के लिए रेडी नहीं है, उसमें कुछ ना कुछ हमें चेंजेस, उसका मॉडिफिकेशन करके तब वो फाइनल कंज्यूमर के लिए रेडी होंगे। ये बेसिक डिफरेंस और बेसिक मीनिंग है कंज्यूमर इंटरमीडिएट गुड्स एंड फाइनल गुड्स की। अभी इसको आप नोट कर लो, आगे जैसे हम फर्दर पढ़ते जाएंगे तो आपको और क्लैरिटी आती जाएगी कंज्यूमर गुड्स एंड फाइनल गुड्स में। इसको नोट कर लो आप, फिर मैं आपको इसका डिफरेंस बताऊंगी और वो आज का हमारा लास्ट टॉपिक है, तो इसको आप नोट कर लो पहले। आज का लास्ट टॉपिक है हमारा डिफरेंस बिटवीन इंटरमीडिएट गुड्स एंड फाइनल गुड्स। अब आपको और थोड़ी क्लैरिटी आ जाएगी जब आप इसका डिफरेंस समझ लोगे कि फाइनल गुड्स और इंटरमीडिएट गुड्स क्या होते हैं। तो देखिए फर्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है, दीज गुड्स आर यूज्ड एज रॉ मटेरियल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ अदर गुड्स ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। एक अकाउंटिंग ईयर में ये ऐसे गुड्स होते हैं जिनका यूज हम एज अ रॉ मटेरियल करते हैं फर्दर प्रोडक्शन के लिए। इंटरमीडिएट गुड्स ऐसे गुड्स होते हैं जिनका यूज हम करते हैं एज अ रॉ मटेरियल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ अदर गुड्स के प्रोडक्शन के लिए एक अकाउंटिंग ईयर में। वहीं पे फाइनल गुड्स जो होते हैं नॉट यूज, वो यूज नहीं होते हैं एज अ रॉ मटेरियल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ अदर गुड्स ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। चलिए पहला पॉइंट समझ में आया आपको। पहला पॉइंट ये कह रहा है इंटरमीडिएट गुड्स वो गुड्स होते हैं जिनको हम एज अ रॉ मटेरियल ट्रीट करते हैं ताकि अदर फर्दर प्रोडक्शन कर सकें उस गुड्स का, ठीक है, एक अकाउंटिंग ईयर में। और हमें फाइनल गुड्स क्या होते हैं, वो वैसे गुड्स होते हैं जिनका जो एज अ रॉ मटेरियल यूज नहीं होते, वो डायरेक्टली रेडी होते हैं फाइनल कंज्यूमर के लिए। सेकेंड पॉइंट देखिए कह रहा है रीसोल्ड बाय द फर्म फॉर प्रॉफिट ड्यूरिंग द अकाउंटिंग ईयर। ऐसे गुड्स जिनको हम रीसोल्ड कर देते हैं, फिर से बेच देते हैं प्रॉफिट अर्न करने के लिए, और ये रीसोल्ड नहीं होते, बनने के बाद डायरेक्ट फाइनल कंज्यूमर को सोल्ड होंगे। रीसोल्ड यानी कि दो बार सोल्ड नहीं हो रहे, यहाँ पे ये अभी दूसरे फर्म में सोल्ड हुए प्रॉफिट पर्पस के लिए, फिर ये फर्दर फाइनल कंज्यूमर्स तक पहुंचेंगे, और ये गुड्स होते हैं वो डायरेक्ट फाइनल कंज्यूमर के रेडी होते हैं, तो ये प्रॉफिट पर्पस के लिए रीसोल्ड नहीं करते हैं। प्रॉफिट पर्पस से रीसोल्ड मतलब कि किसी अदर फर्म को ये नहीं बेचते हैं। थर्ड पॉइंट कह रहा है रिमेन इन द बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन। ये अभी भी बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन के अंदर होते हैं, ये फाइनल यूज के लिए अवेलेबल नहीं होते हैं। और जो आउटसाइड द बाउंड्री लाइन होते हैं, मतलब इनका प्रॉपर प्रोडक्शन कंप्लीट हो चुका है, अब ये रेडी है फॉर यूज के लिए, फाइनल कंज्यूमर्स के लिए गुड्स रेडी है। फोर्थ पॉइंट कह रहा है वैल्यू इज येट टू बी एडेड टू द गुड्स। अभी भी ऐसे गुड्स होते हैं जिनमें कुछ वैल्यू ऐड होगी, फर्दर प्रोडक्शन जब होगा तो उस गुड्स की वैल्यू इंक्रीज होगी, उसमें और वैल्यू ऐड हो रही है तो उसकी कॉस्ट भी बढ़ती चली जाएगी। पर फाइनल गुड्स ऐसे गुड्स होते हैं एक बार वो इंडस्ट्री में बन गए तो अब वो डिस्पैच हो गए फर्दर, तो वो सीधे अब उसी रेट में क्या कंज्यूमर्स को मिलेंगे, उसमें कोई फर्दर वैल्यू एडिशन नहीं होगा। लास्ट पॉइंट कह रहा है कि इंटरमीडिएट गुड्स जो होते हैं वो नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं होते हैं, और वो कौन से गुड्स इंक्लूड होते हैं, फाइनल गुड्स। जब भी हम नेशनल इनकम का एस्टिमेशन करते हैं तो हमेशा हम फाइनल गुड्स की वैल्यू को कंसीडर करते हैं, इंटरमीडिएट गुड्स की वैल्यू को कंसीडर नहीं करते हैं। जल्दी से क्विक रिकैप करते हैं इसका। इंटरमीडिएट गुड्स वो गुड्स होते हैं जिनकी वैल्यू में एडिशन होना होता है फर्दर, पर फाइनल गुड्स की वैल्यू में एडिशन नहीं होगा। नेशनल इनकम कैलकुलेट करते समय हम इंटरमीडिएट गुड्स की वैल्यू को कंसीडर नहीं करते हैं, हम फाइनल गुड्स की वैल्यू को कंसीडर करते हैं जब हम नेशनल इनकम का एस्टिमेशन करते हैं। जो भी हमारे फाइनल गुड्स है वो आउटसाइड द बाउंड्री लाइन है, अब वो फाइनल यूजर्स के लिए रेडी होते हैं। इंटरमीडिएट गुड्स अभी फर्दर प्रोसेसिंग होगी, वो फाइनल गुड्स के लिए विद इन द बाउंड्री लाइन होते हैं और वो फाइनल यूजर्स के लिए अवेलेबल नहीं होते हैं। जो फाइनल गुड्स है वो रॉ मटेरियल की तरह यूज नहीं होते हैं, पर जो इंटरमीडिएट गुड्स है वो अदर फर्दर प्रोसेसिंग के लिए एज अ रॉ मटेरियल्स की तरह यूज किए जाते हैं। तो ये थे 5 पॉइंट्स, 5 बेसिक डिफरेंस बिटवीन इंटरमीडिएट गुड्स एंड फाइनल गुड्स।
तो आज की क्लास में हमने पढ़ा कि मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है, कौन कौन से वेरिएबल्स के साथ डील करता है, एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई, एग्रीगेट इन्वेस्टमेंट, इन सब के बारे में हमने पढ़ा। हमने फिर पढ़ा कि गुड्स की बात की थी हमने, जब हमने मैक्रो इकोनॉमिक्स का कंसेप्ट समझाया आपको, तो हमने यहाँ पे ये देखा कि देयर आर 4 टाइप्स ऑफ गुड्स, दैट इज कंज्यूमर गुड्स, कैपिटल गुड्स जो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, और 2 गुड्स थे जो हमने आज की क्लास में पढ़ा, दैट इज फाइनल गुड्स एंड इंटरमीडिएट गुड्स। आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर हुआ होगा कि इंटरमीडिएट गुड्स और फाइनल गुड्स क्या होते हैं। हम आगे जैसे ही पढ़ते जाएंगे तो आपको और क्लैरिटी आती चली जाएगी। अभी फर्स्ट क्लास है, फर्स्ट वीडियो है, ये टॉपिक बेसिक्स आई होप थोड़ा आप फैमिलियर हो चुके होंगे, क्योंकि जब हम आगे और पढ़ते जाएंगे तो आप अगर बेसिक्स रिवाइज करते चलोगे तो और क्लैरिटी के साथ चीजें समझ आएंगी। नेक्स्ट क्लास में हम डील करेंगे कंज्यूमर गुड्स के साथ एंड कैपिटल गुड्स के साथ। आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर हुआ हो और आपने अभी तक मेरा चैनल लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दिया होगा। अगर नहीं किया है तो प्लीज करिए। आपको ये वीडियो कैसे लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना मत भूलिएगा। प्रेस द बेल बटन, कोई भी न्यू अपडेट, कोई भी न्यू वीडियो आपसे मिस नहीं होनी चाहिए। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।